इतिहास में कुछ वैज्ञानिक खोजें ऐसी होती हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक गहरी समझ पर चर्चा करेंगे जो हमारे चारों ओर की दुनिया को शक्ति प्रदान करती है। मेरा मतलब है बिजली और चुंबकत्व के बीच का वो अदृश्य जादुई रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो इतना बुनियादी है कि हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो हमारी आधुनिक दुनिया एक पल में थम जाएगी। बिल्कुल। और इस रिश्ते को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ नोट्स। हाँ, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर केंद्रित हैं। अब ये सुनने में शायद स्कूल की पढ़ाई लग सकते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन इन नोट्स के उन बड़े आइडियाज को निकालना है जिन्होंने हमारी सभ्यता को बदल दिया। सही कहा। हम सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं रुकेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों का असल मतलब क्या है। हम देखेंगे कि कैसे एक सीधे से तार में बहने वाली बिजली और एक साधारण चुंबक के बीच का ये रिश्ता इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाले जनरेटर तक हर चीज की नींव है। तो चलिए इस अदृश्य साझेदारी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। नोट्स के अनुसार एक चुंबक असल में है क्या? देखिए, विज्ञान की नजर में चुंबक एक ऐसी चीज है जो अपना खुद का एक अदृश्य प्रभाव क्षेत्र बनाती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और इसका नियम तो बहुत सरल है ना? सबसे सरल नियम। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसे देखने या महसूस करने का कोई आसान तरीका है? इसे ऐसे सोचिए जैसे चुंबक के चारों ओर हवा का एक अदृश्य बवंडर है। आप उसे देख नहीं सकते और महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप लोहे का बुरादा पास में छिड़कें तो वो बुरादा एक खास पैटर्न में सज जाएगा। अच्छा। वही पैटर्न हमें उस अदृश्य क्षेत्र की तस्वीर दिखाता है। और इस तस्वीर को कागज पर बनाने के लिए हम क्षेत्र रेखाओं या फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये रेखाएं सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये हमें कुछ बताती भी हैं। सही कहा। हाँ, ये हमें दो बहुत जरूरी बातें बताती हैं, एक दिशा और दूसरी शक्ति। दिशा कैसे? नोट्स के मुताबिक ये रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक घुमावदार रास्ता लेकर दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं। और चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। ये एक पूरा बंद लूप बनाती हैं। दिलचस्प है। और शक्ति का अंदाजा कैसे लगता है? जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, यानी घनी होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे कि ध्रुवों पर। एकदम। इसीलिए चुंबक के कोनों पर कीलें सबसे ज्यादा चिपकती हैं और जहां ये रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र कमजोर होता है। ठीक है, चुंबकी बात तो समझ आ गई। लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ रहे हैं जहां कहानी पूरी तरह पलट गई। एक ऐसी खोज जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। नोट्स में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का जिक्र है। ये विज्ञान के इतिहास के उन यूरेका मोमेंट्स में से एक था। 1820 में ओर्स्टेड ने संयोग से देखा। संयोग से? हाँ, एक लेक्चर के दौरान उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक तार में बिजली दौड़ाई तो पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगी। बस हिलने लगी? ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? ये बहुत बड़ी बात थी। उस पल तक बिजली और चुंबकत्व को दो पूरी तरह से अलग ताकतें माना जाता था। अच्छा। इस खोज ने पहली बार दिखाया कि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसने साबित किया कि बिजली जब चलती है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। तो ये सिर्फ एक हिलती हुई सुई नहीं थी, ये एक बहुत बड़े रहस्य का पहला सुराग था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये ब्रह्मांड को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव था। और क्या ये चुंबकीय क्षेत्र तार में बहने वाली बिजली की मात्रा पर निर्भर करता है? मतलब ज्यादा करंट, ज्यादा शक्तिशाली चुंबक? हाँ, रिश्ता बिल्कुल सीधा है। आप करंट को दोगुना करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी दोगुनी हो जाएगी। पर एक सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र दिखता कैसा होगा? इसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहाँ होंगे? इसमें कोई एक उत्तर या दक्षिण ध्रुव नहीं होता। तो फिर? इसके लिए नोट्स में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का जिक्र है। हाँ, मुझे याद है स्कूल में इसे समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। ये असल में बहुत सहज है। बस कल्पना कीजिए कि आपने करंट वाले तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है। ठीक है। और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है।
अब आपकी बाकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से जिस दिशा में तार के चारों ओर मुड़ेंगी, अच्छा, एक गोले में। हाँ, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये संकेंद्रित वृत्तों मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनाती है। ये एक घूमता हुआ क्षेत्र होता है। अच्छा, तो ये घूमने वाले क्षेत्र जैसा है। हाँ। लेकिन अगर हमें एक सीधे तार से ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव चाहिए तो मान लीजिए हमें कुछ भारी उठाना है। इसके लिए नोट्स में 2 बहुत कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला, उस सीधे तार को एक स्प्रिंग की तरह एक कुंडली में लपेट दें। एक कॉइल बना दें। हाँ, एक कॉइल। हर फेरा अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और ये सारे क्षेत्र एक ही दिशा में जुड़कर एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं। तो अगर 100 फेरे हैं तो 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली। मोटे तौर पर हाँ। और दूसरा तरीका है परिनालिका या सोलेनॉइड। ये क्या है? परिनालिका इसी कुंडली का एक व्यवस्थित रूप है। मतलब तांबे के तार की एक पास लिपटी हुई बेलनाकार कुंडली। इसकी क्या खास बात है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान और बेहद शक्तिशाली होता है। इसे एक सुरंग की तरह सोचिए, जहां चुंबकीय बल एक अनुशासित सेना की तरह सीधी कतारों में चलता है। और इसी का फायदा उठाकर हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। एकदम। जब हम इस खोखली परिनालिका के अंदर नरम लोहे का एक टुकड़ा डाल देते हैं और करंट चालू करते हैं, तो वो लोहा एक अस्थायी लेकिन बहुत शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, बटन दबाते ही ये चुंबक बन जाता है और बटन बंद करते ही इसका चुंबकत्व लगभग खत्म हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब कबाड़खानों में जो भारी कारें उठाने वाली क्रेन होती हैं, वो इसी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये भी है कि इन्हें शक्तिशाली बनाए रखने के लिए लगातार बिजली देनी पड़ती है? क्या ये स्थायी चुंबकों की तुलना में कम एनर्जी एफिशिएंट नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इन्हें लगातार बिजली की जरूरत होती है, लेकिन जो नियंत्रण ये देते हैं वो स्थायी चुंबकों से नहीं मिल सकता। सही बात है। आप एक स्थायी चुंबक से कार को उठा तो लेंगे, पर उसे सही जगह पर छोड़ेंगे कैसे? विद्युत चुंबक हमें चालू और बंद करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो अगर एक बिजली वाला तार खुद एक चुंबक है, तो क्या होगा अगर हम उससे किसी दूसरे स्थायी चुंबक के पास रख दें? 2 चुंबक तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब आप एक करंट ले जाने वाले तार को किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उन दोनों क्षेत्रों की बातचीत से उस तार पर एक धक्का लगता है, एक बल महसूस होता है। वो तार सचमुच में हिलने लगता है। और इसी बल ने हमारी दुनिया में गति ला दी। बिल्कुल। और इसी बल की दिशा बताने के लिए एक और नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? हाँ। एक और नियम? क्या इसका कोई सहज तरीका है समझने का? जरूर। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाएं। ठीक है। अब मान लीजिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तर से दक्षिण, मध्यमा करंट की दिशा, तो आपका अंगूठा आपको अपने आप बताएगा कि नतीजा क्या होगा, यानी चालक पर बल या गति किस दिशा में होगी। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि मेरे घर में पंखे से लेके मिक्सर तक हर घूमने वाली चीज के अंदर असल में एक तार है। हाँ, जिस पर कोई अदृश्य चुंबकीय बल लगातार धक्का लगा रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। यही विद्युत मोटर का मूल सिद्धांत है। एक ऐसी मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी घूमने वाली ऊर्जा में बदलती है। हम उसे बिजली देते हैं और वो हमें घुमाव देती है। ये तो अविश्वसनीय है। हमने देखा कि बिजली से चुंबकत्व बनता है और फिर उस चुंबकत्व से हम गति पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इस समीकरण को पलट सकते हैं? क्या गति और चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सकती है? और यही सवाल माइकल फैराडे ने पूछा था। अगर ऑस्टेड ने इस रिश्ते का एक पहलू खोजा, तो फैराडे ने 1831 में इसका दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू खोजा, जिसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को हिलाते हैं। मतलब कोई एक चीज हिलनी चाहिए। हाँ, कुंजी है बदलाव। सापेक्ष गति होनी चाहिए। जैसे ही उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, उस कुंडली में अचानक बिजली पैदा हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। हाँ, प्रेरित हो जाती है। यानी हमें बस एक कुंडली और एक चुंबक को एक दूसरे के पास घुमाते रहना है और हमें बिजली मिलती रहेगी। सिद्धांत रूप में हाँ। और इसी सिद्धांत पर आज के बड़े बड़े पावर प्लांट के
विद्युत जनित्र काम करते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर का ठीक उल्टा है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही कहा। आप पानी में पानी गिराकर टरबाइन घुमाइए या कोयला जलाकर भाप से टरबाइन घुमाइए, अंत में आप कर यही रहे हैं कि एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तार की कुंडली को घुमा रहे हैं। और इसी घुमाव से हमारे शहरों के लिए बिजली पैदा होती है। हाँ। नोट्स में 2 तरह की धाराओं का भी जिक्र है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC और दिष्ट धारा यानी DC। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। DC यानी डायरेक्ट करंट, वो है जो बैटरी की तरह हमेशा एक ही दिशा में बहती है। और AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, वो है जो अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है, आगे पीछे होती है। जनरेटर की बनावट ही ऐसी है कि वो स्वाभाविक रूप से AC पैदा करता है। और हमारे घरों में AC ही आती है, ऐसा क्यों? DC क्यों नहीं? क्योंकि AC को लंबी दूरियों तक भेजना बहुत ज्यादा कुशल और सस्ता है। हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करके AC के वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे ट्रांसमिशन के दौरान ऊर्जा का नुकसान कम होता है। और फिर हमारे शहर के पास उसे वापस सुरक्षित वोल्टेज पर ले आते हैं। बिल्कुल। DC के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल और महंगा है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से पर हैं। जनरेटर में बिजली बन गई, तारों से होकर हमारे मोहल्ले तक आ गई, अब वो हमारे घरों में कैसे काम करती है? हमारे घरों में जो मुख्य सप्लाई आती है, उसमें मुख्य रूप से 2 तार होते हैं। एक है विद्युतमय तार, जिसे लाइव वायर कहते हैं। वो लाल रंग वाला। हाँ, आमतौर पर लाल, इसी में असली करंट होता है। दूसरा है उदासीन तार, न्यूट्रल वायर, जो काले रंग का होता है। और हमारे सारे उपकरण इन्हीं 2 तारों के बीच जुड़ते हैं। सही कहा। इन दोनों तारों के बीच भारत में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर होता है, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कह देते हैं। हाँ, वही वोल्टेज हमारे उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। एक तीसरा तार भी होता है, हरे रंग का, जिसे अर्थ वायर कहते हैं, और वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। तो आज हमने इन स्कूल के नोट्स से एक पूरी कहानी को उजागर किया। ये ऑस्टेड की उस एक कंपास की सुई के हिलने से शुरू हुई, जिसने बताया कि बिजली से चुंबक बनता है, और फैराडे की खोज पे खत्म हुई कि चुंबक और गति से बिजली बनती है। ये एक खूबसूरत नृत्य की तरह है ना, एक से दूसरा बनता है और दूसरे से पहला। इसी अद्भुत तालमेल पर हमारी आज की पूरी आधुनिक दुनिया, हमारी मोटरें, हमारे जनरेटर, सब कुछ टिका हुआ है। यह भौतिकी की सबसे खूबसूरत और उपयोगी साझेदारियों में से एक है। ये सोचने ही हैरान करता है कि प्रकृति के 2 अलग-अलग लगने वाले बल असल में एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। फैराडे ने ये खोज 1831 में की थी। तब ये सिर्फ एक प्रयोगशाला का कौतुक था। हाँ, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये प्रेरण का सिद्धांत एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा और एक औद्योगिक क्रांति को शक्ति देगा। ये सोचने पर मजबूर करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी कौन सी नई खोजें हो रही हैं, चाहे वो क्वांटम उलझाव हो या क्रिस्पर जीन एडिटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए मॉडल। हाँ, ये सब अभी हमें सिर्फ सैद्धांतिक या बहुत दूर की कौड़ी लगती हैं। लेकिन क्या पता आने वाले 100 सालों में उनमें से ही कोई एक खोज हमारी दुनिया को ठीक उसी तरह से या शायद उससे भी ज्यादा मौलिक रूप से बदल दे, जैसे फैराडे की खोज ने हमारी दुनिया को बदला था।